प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हमारे इस चैप्टर का जो नेम है, क्रिकेट की कहानी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए, इसमें पृष्ठभूमि में दिया हुआ है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तीसरे खंड में आपका परिचय दैनिक जीवन के इतिहास से होगा। यहाँ आप खेल और पहनावे का इतिहास पढ़ सकेंगे। इतिहास में दुनिया की महान या नाटकीय घटनाओं की दास्तान नहीं है, यह हमारे जीवन की छोटी मोटी बातों से भी उतना ही जुड़ा है। हमारे आसपास की हर चीज़ का एक इतिहास है। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो दवाएं हम लेते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं और जो खेल खेलते हैं, ये सब चीज़ें वक्त के साथ बनी है या बदली है। रोज़मर्रा की चीज़ होने के चलते हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। हम ठहर कर सोचते भी नहीं कि 100 साल पहले इनमें से कोई चीज़ कैसी रही होगी, या अलग अलग समाज के लोग भोजन या कपड़े में किस प्रकार से भिन्न रहते हैं। अध्याय 7 इतिहास व खेल पर है। इसमें आप एक ऐसे खेल का इतिहास पढ़ेंगे जिसने पिछले कुछ दशकों से अपने देश के लोगों को दीवाना कर रखा है। क्रिकेट से जुड़ी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। क्रिकेट का खेल आयोजित करके राष्ट्रों के बीच दोस्तियां गांठी जाती है और क्रिकेटर अपने देश के राजदूत माने जाते हैं। सच कहा जाए तो यह खेल भारत की एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था? इस अध्याय में आपको इसके लंबे और टेढ़े मेढ़े सफ़र की एक झलक मिलेगी। एक ज़माने में करीब 150 साल पहले क्रिकेट फिरंगी खेल था। इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ और यह 19वीं सदी के विक्टोरियाई समाज और संस्कृति के रंग में रंगा गया। इस खेल को अंग्रेज अपने तमाम प्रिय मूल्यों, बराबरी का न्याय, अनुशासन, शराफत का वाहक मानते थे। क्रिकेट को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के बृहत्तर कार्यक्रम के तहत लगाया गया कि लड़के आदर्श नागरिक बन सके। लड़कियों को लड़कों का खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज़ों के साथ चलकर क्रिकेट उपनिवेश में पहुंचा। औपनिवेशिक मालिकों ने सोचा कि खेल को इसके वाजिब अंदाज, इसकी असली भावना के साथ सिर्फ वही खेल सकते हैं। लिहाजा जब उपनिवेश के गुलाम लोग क्रिकेट खेलने लगे और अक्सर उनसे बेहतर खेलने लगे, इतना ही नहीं कई बार उन्हें हराने में भी सफल रहे, तो उन्हें गंभीर चिंता होने लगी। इस तरह क्रिकेट का खेल उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ गया। उपनिवेशों के अंदर खेल का अपना इतिहास भी पेचीदा रहा। जैसा कि आप अध्याय 7 में देखेंगे, क्रिकेट जाति, क्षेत्र, समुदाय व राष्ट्र की राजनीति से जुड़ गया। राष्ट्रीय खेल के रूप में क्रिकेट का उभरना कई दशकों के ऐतिहासिक विकास का परिणाम था। क्रिकेट के बाद हम पहनावे की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि पहनावे के इतिहास में हमें विभिन्न समाजों के इतिहास के बारे में उतना कुछ पता चलता है। लोग जो कपड़े पहनते हैं उन पर समाज की रीति नीतियों की छाप होती है। उनमें हमें सुंदरता, मर्यादा व उचित अनुचित आचार व्यवहार के उनके ख्यालात का पता चलता है। समाज के बदलने से ये रीतियाँ नीतियाँ भी बदलती है, लेकिन समाज के रस्मों रिवाजों और पहनावे ओढ़ावों में बदलाव के पीछे लंबी जद्दोजहद होती है। इनका एक इतिहास होता है। ये स्वाभाविक तौर पर यूं ही बस हो नहीं जाते। अध्याय 8 इसी इतिहास से आपको परिचय कराएगा। आप पढ़ेंगे कि इंग्लैंड व भारत में पहनावे में हुए बदलाव किस तरह इन देशों में चल रहे सामाजिक आंदोलनों और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए। आप एक बार फिर देखेंगे कि पहनावा भी उपनिवेशवादी व राष्ट्रवादी जाति और वर्ग की राजनीति से किस गहराई से जुड़ा है। पहनावे के इतिहास पर थोड़ा गौर करें तो स्वदेशी की राजनीति व चरखे के प्रतीक में हमें नए अर्थ खुलते दिखेंगे। शायद इससे हमें महात्मा गांधी को भी
बेहतर समझने का मौका मिले, क्योंकि वह अकेले ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ कपड़ों की राजनीति के प्रति निहायत सजग थे, बल्कि उन्होंने इस पर जमकर लिखा भी। माफ़ कीजिएगा। हाँ, अगर आप इन दो एक चीज़ों के इतिहास को समझने लगे तो शायद अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं का इतिहास खुद टटोलने लगेंगे जिन्हें अब तक आपने साधारण मानकर अनदेखा कर दिया था। इतिहास और खेल। क्रिकेट की कहानी। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी सीधी सी वजह ये थी कि बॉल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद के संपर्क साधने में मदद करता था। आज मौजूदा सबसे पुराना बल्ला, यहाँ पे बल्ला का चित्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके मुड़े हुए सिर को देखें जो हॉकी स्टिक के जैसा दिखाई देता है। ये 729 का है। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा है। अब देखिए, हाँ, एक दूसरे से होड़ लेते, खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं, तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे। हर एक खंड में हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा हुआ है। यहाँ पे चित्र में लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैदान का एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है। यह 1821 का चित्र है। 1821 का इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास। 18वीं व 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है कि खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा न निकले। किसी भी अन्य आधुनिक खेल के खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं, जितने में क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है।
क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तो तय 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून से बांधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर व हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाए। क्रिकेट के कानून पहले 1744 ईस्वी में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल 2 अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवादों को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियां 6 इंच होंगी, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप व आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 40 नॉच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसीलिए कि गेंदबाज तेज़ी से बल्लेबाज के नंगे पैडरहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्सों में लागू किया गया। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब का पैविलियन 1874। 1760 व 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया था। इससे गेंदबाजों को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से ही कहीं तेज गेंदें फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। इन सब की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि उबड़ खाबड़ मैदान या शुद्ध ताकत की भूमि कम हो गई। गेंद का वजन अब 550 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच तक कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लेग बिफोर विकेट पग बाधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरी स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी और इसी साल 6 सिवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइट बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का स्टिक व्यास तय किया गया, चोट से बचाने के लिए पैड व दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़ कर लेना पड़ता था और सबसे अहम बात, ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिकी खेल रहा था, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट ना कर दे। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे।
आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। उसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार का स्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए न तो बाउंड्री तय थी और न ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वह आकार गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। संहिता। नए शब्द। संहिता का क्या अर्थ होता है? स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप से सूत्रबद्ध कर देना। एक बार फिर से सुन लीजिए। स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप में सूत्रबद्ध कर देना ही संहिता कहलाता है। खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे ज़रूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। बल्ला, स्टंप व गिल्लियाँ लकड़ी से बनती है, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और काग से। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी ज़माने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन जब इसके दो हिस्से होते हैं, ब्लेड या फट्टा जो विले नामक पेड़ से बनता है और हत्था जो बेंत से बनता है। बेंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा या धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने एल्यूमीनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायरों ने इसे अवैध करार दिया। दूसरी ओर हिफाजती साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। वल्केनाइज्ड रबर की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 से चला आ रहा है। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी संभव नहीं है। ठीक है। इस पोस्टर में लॉर्ड्स में 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया है। पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाड़ियों को जेंटलमैन और प्लेयर्स कहकर संबोधित किया गया है। 19वीं शताब्दी में होने वाले मैचों के विज्ञापन रंगमंच के पोस्टरों जैसे लगते थे और उनसे इस खेल के नाटकीय स्वरूप का पता चलता है। महान बल्लेबाज WG ग्रेस बल्लेबाजी के लिए आते हुए लॉर्ड्स 1895 वह प्लेयर्स के खिलाफ जेंटलमैन के लिए खेलते थे। क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। यह नए शब्द चंदा किसी खास उद्देश्य जैसे क्रिकेट के लिए इकट्ठा की जाने वाली राशि या फिर मदद। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर कहा गया।
अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरफ का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाठ की निशानी थी। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी का मेहनताना वजीफा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीने यानी ऑफ सीजन में ज़्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, तो पेशेवरों को खिलाड़ी प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। टॉमस ह्यूज 1822 से 1896 ने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय थॉमस अर्नल्ड वहाँ के प्रधानाचार्य थे। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल ब्रिज। 1857 में छपी यह किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई और उससे बाहुबली ईसाईयत के प्रसार में मदद मिली। ईसाई धर्म की इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। इस पुस्तक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है। उसे नायकों जैसी ख्याति मिलती है और शारीरिक साहस, खिलाड़ीपन, वफादारी और देशभक्ति की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। यह रूपांतरण उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृति से पैदा होता है। इसी उपन्यास के अंश, चलो ब्राउन अब अपने व्यंग बाण मत मारो, मास्टर ने कहा। मैंने इस खेल को वैज्ञानिक ढंग से समझना शुरू कर दिया है और क्या शालीन खेल है यह, है कि नहीं? लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं है, टॉम ने कहा। बिल्कुल, ऑर्थर ने कहा। ब्रिटिश जवानों से लेकर बूढ़ों का जन्मसिद्ध अधिकार जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है। इससे हमें अनुशासन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख मिलती है वह अनमोल है। मास्टर ने कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्वार्थी होना चाहिए। यहाँ व्यक्ति एकादश में मिल जाता है। वह इसलिए नहीं खेलता कि वह जीते, बल्कि उसकी टीम जीते। यह बिल्कुल सही है, टॉम ने कहा। और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि बाकी खेलों में सिर्फ इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपने पक्ष की जीत के लिए। फिर एकादश के कप्तान के लिए क्या कहने? मास्टर ने कहा, हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गरिमा है इस पद की। इसके लिए हुनर भी चाहिए, भद्रता और शक्ति भी, और न जाने कितने सारे और गुण। क्रिकेट के संदेह का लाभ हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है? उसकी एक वजह यह भी है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आम तौर पर जेंटलमैन ही होते थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूलों के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था।
अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम संस्थानों सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक टॉम्स और नॉर्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे, रग्बी व क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया मानते थे। इन्हीं गुणों पर तो ब्रितानी साम्राज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जितना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज ब्रितानी कानून व पश्चिम ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्म छवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए ना होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड व वेल्स के लौह उद्योग, लंकाशायर के मिलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार व उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ी ताकत बन गया था, लेकिन अंग्रेजी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है। लॉर्ड्स और पर ईटन और हैरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच या खेल तो सब जगह एक जैसा लगता है, लेकिन उसको देखने के लिए जुटने वाली भीड़ एक जैसी नहीं होती। बाउलर टोपियां पहने पुरुष और धूप में से बचने के लिए पैरासोल पहने मैच देखने आई औरतों के चित्रण से इस खेल का उच्च वर्गीय सामाजिक चरित्र साफ दिखाई देता है। ये इलेक्ट्रिक लंदन न्यूज 20 जुलाई 1872 का है। औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट। औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। क्रिकेट एक धीमी गति वाला सौम्य खेल था जिसे औरतों के लिए, खास तौर से उच्च वर्गीय औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे गाउन, झालरों और टोपियों से उनके खेलों के स्वरूप की झलक मिलती है। 19वीं सदी के आखिरी सालों तक खेल-कूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था। 1858 से 1906 तक चेल्टेनहिम लेडीज कॉलेज की प्रधानाचार्य रही डोरोथी बीएल ने स्कूल के जांच आयोग को बताया था, लड़कों को क्रिकेट आदि खेलों से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है, उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैथलीन ई मैकलेन प्ले अप एंड सपोर्ट एट द लेथ विक्टोरियन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से उत्तर। 1890 के दशक तक पहुंचते पहुंचते स्कूलों को खेल के मैदान आदि मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का मौका मिलने लगा जिन्हें अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों से प्रतिस्पर्धात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जाती थी। डोरोथी बीएल ने 1893 से 1894 में स्कूल परिषद को बताया, मैं जानती हूँ कि लड़कियों को अपने शरीर पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और ना ही उन्हें एथलीट प्रतिद्वंदियों में डूब जाना चाहिए, इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल में लड़कियों को उबड़-खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने के बजाय वनस्पति शास्त्र, भूगर्भशास्त्र आदि में ही दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये प्ले अप एंड द गेम से उद्धृत है।
कैथलीन ई मॉर्गन द्वारा लिखा गया है। क्रियाकलाप 19वीं सदी के स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पर उस समय लड़कियों के लिए कैसा आचरण सही माना जाता था, उसके बारे में बताइए। तो ये इसको अभी हम यही ख़त्म करते हैं। इसका आगे का जो है पार्ट मैं जल्द लेके आऊँगी और आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। तो ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।